हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। एक नया टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। क्या है केमिकल काइनेटिक्स? बात करें। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में होने वाले रिएक्शंस की रेट, ऑर्डर, मैकेनिज्म, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, बट बिना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शन के इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन अप्लाई किस पर करेंगे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस पे। तो सीधी सा इसका डेफिनेशन बना सकते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बोल देने से ही काफ़ी होता है, क्योंकि रेट इंक्लूड हो गया, इसका मतलब ऑर्डर, मैकेनिज्म, है ना, ये सब चीज़ आ जाता है शामिल, है ना। इट ऐसे लिख देता हूँ, इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर, मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स affecting the reaction। ये एडिशनली और जोड़ दिया हूं। तो ये हो गया एक कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा है यहां पर रेट। तो रेट के बारे में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए देखिए रेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेट पे। यहीं पर डिफाइन कर देता हूं रेट को। आप समझें रेट का मतलब क्या होगा। रेट को दूसरे शब्दों में स्पीड भी बोलते हैं, और एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। हम लोग इसको आर या कभी कभी वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कभी कभी आर से, कभी कभी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ज़्यादा कॉमन टर्म है आर। क्या होता है रेट? जैसे आप स्पीड का मतलब क्या समझते हैं भाई? एक कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया एक पर्टिकुलर टाइम में, तो हम उसको स्पीड बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह रिएक्शन का डिस्टेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो कितना रिएक्शन प्रोग्रेस हुआ, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिएक्शन कितना प्रोग्रेस हुआ, हम उसको रेट बोल सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए एक प्रॉपर तरीका बताना पड़ेगा, जिससे हम लोग उसको क्वांटिटेटिव वे में भी डिफाइन कर सकें। जैसे अब देखिए, मैं रेट को डिफाइन करता हूँ। रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब वो चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो बढ़ सकता है प्लस साइन, या तो घट सकता है माइनस साइन। कहने का मतलब बढ़ने वाले चेंज को भी हम लोग ले सकते हैं और घटने वाले चेंज को भी ले सकते हैं। तो इसलिए रेट का फाइनल छोटा फॉर्मेट हो गया dc/dt, और यहाँ पर मैं साइन लगा देता हूँ प्लस और माइनस साइन। ये लीजिए, ये हो गया रेट का फॉर्मूला। लेकिन बात आती है कि रेट के फॉर्मूला में प्लस साइन और माइनस साइन कब यूज़ करेंगे, कब बढ़ेगा और कब घटेगा कॉन्सेंट्रेशन। टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना तो प्लस, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन का घटना तो माइनस। अब सपोज करो एक रैंडम रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से सोचिए, टाइम इक्वल्स टू 0 से सोचते हैं। टाइम इक्वल्स टू 0 पर इसका सपोज मोल ए था। आप समझिए जब स्टार्ट हुआ ही नहीं है रिएक्शन, प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो उस समय ये बिल्कुल शून्य होगा, 0 होगा। लेकिन जब टाइम पास होगा, अब ये कुछ मात्रा में कमी आएगी इसमें, और इसकी यहाँ पर मात्रा बढ़ोतरी होगी। इधर कम होगा, उधर ज़्यादा होगा। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? इस प्रोसेस में हो ये रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है, हर रिएक्शन में ये होता है कि रिएक्टेंट घटता है कॉन्सेंट्रेशन
और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो सीधी सी बात ये हुआ कि यहाँ मैं प्लस साइन किसके लिए लगाऊंगा भाई, फॉर द प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट, और माइनस साइन किसके लिए लगाऊंगा, फॉर रिएक्टेंट। ये लीजिए रिएक्टेंट। और जब t इन्फिनाइट हो जाएगा तो हो सकता है ये 0 हो जाए और ये पूरा a हो जाए। अगर कंप्लीट हो गया तो, नहीं हुआ तो कुछ बचेगा। तो देखिए एक तरह से ये a से 0 हो गया, ये 0 से a हो गया। आप समझ रहे हैं कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, इसलिए यहाँ पर साइन। तो इतना चीज़ तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हो गया। मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। अब चलिए ऐसे इस रेट के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। ध्यान ये देना है, यहाँ पर इन्वॉल्व है टाइम। अब जब टाइम इन्वॉल्व है तो आप पर्टिकुलर एक चीज़ ये याद रखेंगे इसमें डिस्कशन के तौर पे, टाइम इन्वॉल्व है इसका मतलब क्या, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, डिफरेंस है। और टाइम इन्वॉल्व है तो एक चीज़ याद रखेंगे आप कि टाइम इन्वॉल्व है तो इसलिए इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट भी बोलते हैं। हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट भी बोला जा सकता है इसको बोलचाल में, इंस्टेंटेनियस रेट। तो अब इस रेट लॉ को लिखना सीखते हैं कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल से। ठीक भाई, जरा देखें। रेट, हमने पीछे बात किया, रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, प्लस या फिर माइनस। फिर हम इसमें बात कर सकते हैं और थोड़ा बढ़ा के प्लस माइनस साइन रहने दो। ये C2 माइनस C1, तो यहाँ पर T2 माइनस T1। ठीक है, इतने बजे से इतने बजे ऐसा बोले तो ठीक है, और अगर टाइम सीधा 1 घंटा 2 मिनट 3 मिनट ऐसा बता देता तो एक साथ रख देना। अब जो भी है इसका अगर यूनिट थोड़ा सा चेक कर लूँ मैं, यूनिट तो यूपर कॉन्सेंट्रेशन सपोज मोल पर लीटर में लिया, नीचे टाइम ये लीजिए सेकंड में। तो इसका जो यूनिट क्या हो जाता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये फिक्स यूनिट है, रेट का कभी बदलेगा नहीं, है ना, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो कभी नहीं बदलता। अब बारी आती है, हम प्लस और माइनस साइन का भी आइडेंटिफिकेशन कर लिए हैं भाई। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अब लिखना सीखते हैं इक्वेशन कैसे लिखा जाए। सपोज करो A टेंडिंग टू B ऐसा हुआ, ठीक है, और हमको पूछा गया यहाँ इसका रेट लॉ लिखो। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, ये जो रेट है ना उसी को हम लोग रेट लॉ भी बोल देते हैं। रेट लॉ बोलते हैं, सिंपली रेट बोलते हैं, रेट इक्वेशन बोलते हैं, सब एक ही होता है। हाँ, अब देखिए रेट इक्वल्स टू क्या होता है, DC अपॉन DT। ऐसा पुराना था लेकिन अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, पुराना कॉमन फॉर्मूला था, अब मैं एक रिएक्टेंट के सेंस में लिखूंगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है भाई, कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, और ये नीचे टाइम। अब ये क्या है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या होता है, डिक्रीज, तो ये हो गया माइनस। फिर इक्वल्स टू, इधर देखते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो क्या, प्लस साइन, क्यों, प्रोडक्ट है, और D ये P का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन DT, ये लीजिए, ये हो गया ओवरऑल रेट। ठीक बात, ठीक है कि अब ये एक चीज़ याद रखेंगे, जितना भी यहाँ पर कंपोनेंट होंगे, चाहे रिएक्टेंट 2 हो, प्रोडक्ट 4 हो, जो भी है, जैसा भी हो, है ना, 2 हो 4 हो, जैसा भी, जितना भी कंपोनेंट है उतना यहाँ कंपार्टमेंट बनेगा और सब में इक्वल का पार्ट रहेगा। चलिए ये तो बहुत सिंपल हुआ। एग्जाम्पल बदलते हैं, सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल। सपोज ट्वाइस A इक्वल्स टू B, ऐसा कुछ है, कुछ भी रैंडम इक्वेशन दे सकता हूँ। तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा, रिएक्टेंट इसलिए माइनस, और D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन A अपॉन DT, इस तरह से। अब सोचिए कि ये तो 2 का कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, लेकिन अभी ये गलत है, ये सही रेट नहीं हुआ है ओवरऑल रेट, तो मैं इसको क्या करूँगा, 1/2 करूँगा, क्योंकि ये 2 मोल का रेट है। हमको हमेशा रेट को पर मोल रखना है। ये देखिए मोल पर लीटर जो लिखे ना, कहाँ गया, रेट हमेशा ये याद रखिएगा पर मोल, 1 मोल के सेंस में होना चाहिए। तो 2 मोल के लिए इतना चेंज, तो 1 मोल के लिए 1/2 कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल्स टू, ये सिंगल है तो प्लस D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन DT, ये हो गया इसका रेट। थोड़ा सा एग्जाम्पल और बढ़ाया जाए, समझेंगे। चलिए एक कॉमन एग्जाम्पल बना देते हैं। कॉमन एग्जाम्पल कैसे, A स्टाइकोमेट्री है, कैपिटल A रिएक्टेंट है, B कैपिटल B, ठीक है, टेंडिंग टू C कैपिटल C, स्मॉल d कैपिटल D, इस तरह से एक बड़ा रिएक्शन है।
कोई पूछता है कि रेट लॉ लिखो इसी रिएक्शन के हिसाब से, अभी जो सीखे उसी हिसाब से, तो देखिए क्या करूँगा, रिएक्टेंट है ये दोनों, तो माइनस साइन, और ये स्टाइकोमेट्री जो संख्या होगा वो नीचे ऐसे बटे में, और डी ए अपॉन डी टी, दिस इज। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा भाई यहाँ पर अगेन माइनस में 1 बाई स्मॉल बी डी कैपिटल बी अपॉन डी टी, ठीक है। फिर प्लस में 1 बाई स्मॉल सी डी कैपिटल सी अपॉन डी टी, इस तरह। फिर उसके बाद प्लस में 1 बाई स्मॉल डी डी कैपिटल डी अपॉन डी टी, इस तरह से, ठीक है बात। तो ये एक कंप्लीट रेट हो गया इस बड़े से रिएक्शन के लिए। अब इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप जरा सोचिए, ये जो हिस्सा दिया गया ये पूरा कंप्लीट हिस्सा बटे के साथ, ये है ओवरऑल रेट, लेकिन मैं अब बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, माइनस के साथ ए अपॉन डी टी, ये क्या है, ओनली इतना। तो इसको बोलते हैं केवल ए के रेट में या ए के कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज का रेट है वो, है ना, रेट इसको बोलते हैं एक दूसरे तरीके से। ये भी रेट है लेकिन ये ओवरऑल रेट नहीं है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है। वैसे ही माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, लेकिन ये क्या है, डी सी अपॉन डी टी, ये क्या हुआ भाई कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की जगह अपीयरेंस मतलब प्रोडक्शन ऑफ सी, बिल्कुल उसी तरह डी कैपिटल डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो इससे एक चीज़ समझ के रखिएगा, बट यहाँ पर स्टाइकोमेट्री को जब ऐसे डिवाइड में सामने ले आओ तो ओवरऑल रेट हो जाता है, लेकिन अगर स्टाइकोमेट्री को हटा दो तो ये इंडिविजुअल एक कंपोनेंट के इंक्रीज या डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन का रेट होता है, ठीक है। तो इससे सवाल बनते हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक भाई। एक चीज़ और, कभी कभी डिसअपीयरेंस की जगह कंजप्शन और अपीयरेंस की जगह प्रोडक्शन भी बोला जा सकता है ना। वो लैंग्वेज देख लेना क्या बोलेगा, डिक्रीज भी बोल सकते हैं रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज। तो ये एक ओवरऑल रेट में लिखना सीख गए, रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, इसी को हम लोग रेट लॉ बोलेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है 4NH3 गैस, 5O2 गैस, 4NO गैस, 6H2O गैस, ठीक है। फिर बोलता है पहला क्वेश्चन, हाउ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O2, इसका कंजप्शन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ अमोनिया, इसके कंजप्शन से कैसे रिलेटेड है। दूसरा, हाउ आर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का फॉर्मेशन H2O के फॉर्मेशन से कैसे रिलेटेड है। NO एंड H2O ये दोनों का फॉर्मेशन अमोनिया के कंजप्शन से कैसे रिलेटेड है। चलिए पहले सॉल्यूशन में चलते हैं। अब सॉल्यूशन में जाना है तो क्वेश्चन में जाने से पहले मैं ना बिना कुछ समझे कि अगर ये मुझे इतना समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन रेट लॉ से होना है, तो आप ना क्वेश्चन पे डायरेक्ट मत जाइए, पहले रेट लॉ लिख दीजिए पूरा फुल लेंथ में। ये पहला काम करेंगे जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए रेट लॉ, माइनस में 1/4 डी NH3 अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू रिएक्टेंट है फिर से माइनस 1/5 और DO2 अपॉन डी टी। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा प्रोडक्ट आ गया तो प्लस 1/4 DNO अपॉन डी टी, इस तरह। अगला हिस्सा फिर से प्रोडक्ट है तो प्लस 1/6 DH2O अपॉन डी टी, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक रेट हो गया या रेट का फॉर्मूला हो गया। अब हमको करना क्या है, रेट हो गया या रेट का फॉर्मूला हो गया, जैसा भी आप समझें। तो अब हम इसमें एक चीज़ ये जान लें कि रेट या रेट के फॉर्मूला में करना क्या है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा है उसको देखते हैं। हाउ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O2, ये चाहिए, है ना, इज रिलेटेड टू
रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ अमोनिया ये चाहिए। अभी पहला क्वेश्चन ए पार्ट का जो क्वेश्चन है इन दोनों से होगा, है ना। तो इन दोनों को मैं समझाने के लिए फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा एक बार लिख देता हूँ। माइनस प्लस से भी मतलब नहीं है, फिलहाल इसको हटाता हूँ। डी अमोनिया अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू 1/5 DO2 अपॉन डी टी। ये याद रखिएगा कि ये पूरा रेट है और इतना बोल दूँ तो कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा और इतना बोल दो तो कंजप्शन ऑफ अमोनिया हो जाएगा। तो फिर क्या हमको पूछा है ऑक्सीजन का अमोनिया के रेस्पेक्ट में, तो हम इस इधर केवल इतना रखेंगे, इस डिजिट को इधर भेज देंगे। तो क्या होगा भाई देखो 5 इधर ऊपर आ जाएगा 5/4 और DNH3 अपॉन DT इक्वल्स टू DO2 अपॉन DT। ये आंसर है। तो आप बोल सकते हो इस आंसर में कि रेट ऑफ disappearance of oxygen या consumption of oxygen is 5/4 times of the rate of consumption of ammonia। पहले का आंसर हो गया। चलिए बी पार्ट में चलता हूँ। बी क्या पूछा? बी पार्ट देखिए, हाउ आर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO एंड H2O। NO और H2O दोनों एक साथ पूछा है भाई, NO का भी पूछा है, H2O का भी पूछा है, ठीक है। विद द रिलेटेड टू द रेट ऑफ द कंजप्शन ऑफ अमोनिया, पहले एक रेस्पेक्ट में। तो चलो मैं एक बार, इसमें 2 क्वेश्चन है ना, तो पहले क्या करें, हाँ इसमें 2 क्वेश्चन है तो क्या करूँ, पहले अमोनिया और NO को रिलेट कर लेता हूँ, फिर अमोनिया और वाटर को रिलेट कर लूँगा। तो देखो 1/4 D अमोनिया अपॉन DT, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4 प्लस में DNO अपॉन DT। ये पहला वाला, इन दोनों को रिलेट किया। अब मुझे करना क्या है, कट गया, इसका मतलब दोनों का रेट इक्वल, एक सॉल्व हुआ। दूसरा हिस्सा अब वाटर से रिलेट करते हैं, 1/4 DNH3 अपॉन DT इक्वल्स टू 1/6 D वाटर H2O अपॉन DT। ये अब हमको क्या लेना है भाई, वाटर के रेट, इसको रिलेट करना है, तो 6 को इधर भेजो, 6/4 है ना, DNH3 अपॉन DT इक्वल टू D वाटर अपॉन DT। यह 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2 टाइम या 1.5 टाइम बोल सकते हो। 1.5 टाइम किसके, अमोनिया के कंजप्शन के 1.5 टाइम है किसका, वाटर का प्रोडक्शन का रेट। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको रिलेट करना है। अभी मैंने कुछ भी न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं दिया है, केवल रिलेशन वाला क्वेश्चन दिया, ठीक है। क्वेश्चन में दूसरा बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, मैं एक बार रीड करता हूँ। द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन बाय पेरोक्सीडाइज सल्फेट आयन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। ये 3I- H2OH 2- I3 सिंगल माइनस ट्वाइस SO4 2-। फिर बोलता है इफ चेंज इन concentration of H2OH 2- upon DT equals to 1.5 into 10⁻³ मोलार पर सेकेंड। तो हमको 2 आंसर करना है, एक इसका और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट। तो क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि इसी इंस्टेंटेनियस रेट से होने वाला है, लेकिन अब उसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं सीधा सीधा रेट लॉ लिखता हूँ, फिर सोचने की कोशिश करूँगा। रेट लॉ लिखे बिना नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो सब इजीनेस प्रोवाइड कर देते हैं, एकदम से टफनेस को घटा देता है 50%। तो जरा देखिए सॉल्यूशन में, अब इसके सॉल्यूशन चल रहा हूँ। रेट इक्वल्स टू, यहाँ से देखें माइनस साइन लगा सकते हो आप, 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड माइनस डिवाइडेड बाय DT, ठीक है, इक्वल टू क्या भाई, अगेन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2OH 2- डिवाइडेड बाय DT, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I3 सिंगल माइनस आयन अपॉन DT, फिर इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय DT, लेकिन ये स्टोइकियोमेट्री 1/2, ये दोनों प्लस में रहेंगे और ये दोनों माइनस में। ये ओवरऑल रेट हो गया। अब इसमें से कोई एक चीज़ दिया है ना, कौन सा, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा दिया है ना, ये हिस्सा दिया है, ये लीजिए,
ये दिया है 1.5 इंटू 10 का पावर -3, और रेट का यूनिट तो बदलता नहीं है, तो यूनिट से कोई टेंशन लेना नहीं है ना। गिवन यूनिट भी यही आएगा, जो निकालेंगे रेट उसका भी यूनिट यही आएगा। अब पहले आप सवाल पे चलते हैं। पहले क्या क्या पूछा भाई, हमको पहला सवाल इनका निकालना है। तो ये देखिए, अब इन दोनों को रिलेट करेंगे। हमको सिर्फ इतने का रेट पूछा है, आयोडीन आयन के कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज का रेट 1/, ये तो पूरा ओवरऑल रेट है। तो अगर मुझे पूछा है di-/dt, तो मैं क्या करूँगा भाई, इस 3 को ले जाता हूँ उधर। अब वो नीचे है तो उधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर चल देगा। क्या होगा 1.5 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -3, ये इतना है ये वाला हिस्सा, और ये 3 से ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो ये हो गया 1.5 इंटू 3 सा 4.5 इंटू 10 का पावर -3 मोलार पर सेकेंड। एक आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा हिस्सा मुझे ये पूछा गया कि रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन इज, रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का फॉर्मेशन कहाँ है, हियर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द सल्फेट आयन। अब हमको किससे निकालना है, अब चाहो तो आयोडाइड से निकालो, चाहे दिफ से निकालो, एक ही बात है। लेकिन अब ये इजी है, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इससे निकाल रहा हूँ। देखिए क्या है, इसका वैल्यू है 1.5 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल्स टू, अब मैं इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ, 1/2 इंटू डी सल्फेट 2- अपॉन dt। लेकिन मुझे पूछा कितने का है, इतने का, तो मैं क्या करूँगी, 2 को इधर भेज देता हूँ। तो 1.5 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -3 आंसर, तो ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10 का पावर -3, और आंसर हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन। दूसरा आंसर, पहला आंसर, दूसरा आंसर, 2 आंसर आपके सामने हो गया। एकदम छोटा सवाल है, साइज बड़ा है क्वेश्चन का, बट सॉल्यूशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सवाल हो गया। तीसरे की ओर चलता हूँ, चलिए देखिए, एक बार क्वेश्चन रीड किया जाए फिर सोचते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ट्वाइस H2O2 ट्वाइस H2O प्लस O2, मेरे ख्याल से बैलेंस है, ठीक है। और फिर रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 36 ग्राम पर मिनट, यूनिट में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H2O और व्हाट इज द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2, इसके डिसअपीयरेंस, इसके फॉर्मेशन, और ये दिया है। 3 में से एक दिया है, 2 पूछा है। चलिए बाकी बाद में करेंगे, पहले तो रेट लॉ, रेट इक्वल टू, इक्वेशन देखते जाए और उसके हिसाब से रेट लॉ लिखते चले, -1/2 डी H2O अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस 1/2 डी, सॉरी यहाँ पर H2O2 है और यहाँ H2O, और इक्वल्स टू DO2 अपॉन dt। यहाँ पर कोई स्टाइकोमेट्री नहीं है। ये ओवरऑल रेट लॉ हो गया। अब पहले देखिए, एक सावधानी पहले समझ लीजिए। अच्छा, पहले तो दिया क्या है, ये दिया है 36 ग्राम पर मिनट, ठीक है। लेकिन इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकता। कारण ये है कि ये जो हम लोग रिलेशन बना रहे हैं उसमें जो 2 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 2 डिवाइड के, यहाँ एक किसी को डिवाइड नहीं किए, ये सब क्या है, ये स्टाइकोमेट्री है। और स्टाइकोमेट्री क्या होता है, ये मोल का रिलेशन होता है ना। स्टाइकोमेट्री रिलेशन, ये जो 2 to 1 दिख रहा है, दिस इज द मोल रेशियो आल्सो। तो मोल रेशियो होता है, तो ये ग्राम से काम नहीं चलेगा। जब इस रिलेशन को आप यूज़ कर रहे हो तो आप इसको भी मोल में यूज़ करो, पहला चेंज है ना। भले आंसर आपको ग्राम में ही करना हो, उसके बावजूद मोल में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे देखें, अब 36 ग्राम दिया, 36, तो 36 ग्राम पर मिनट ना लिख के मैं लिखूंगा 36, इसको ग्राम को मोल में बदलने के लिए क्या करूँगा, ऑक्सीजन का है तो 32, अब ये मोल पर मिनट हो गया। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो 9 यहाँ 4 8 32, 4 9 36, 9/8, ये 9/8 मोल है। अब चलिए शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सॉल्यूशन, व्हाट इज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये लीजिए, डिवाइड बाई dt छूट गया, dt इक्वल्स टू, ये 2 को भेज दीजिए उधर, ट्वाइस ऑफ DO2 अपॉन dt, ठीक है। अब बताइए DO2 कितना दिया मोल में, 9/8,
ये मोल पर मिनट है, ये याद रखेंगे, मोल पर मिनट है। और इसको काट के कितना हो जाएगा भाई 4, तो 9/4। तो इसका जो आंसर होगा, फर्स्ट आंसर क्या, DH2O/dt इक्वल्स टू क्या, देखो भाई ये क्या क्या है, सही तो कर रहा हूँ यार, हाँ ठीक है, ये 9/4 है। तो 9/4 को लिख सकते हैं क्या, 2.25 मोल पर मिनट। अब इसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि 9/4 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 18। अब ये हो गया ग्राम पर मिनट। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 81, 81/2, तो ये हो जाएगा 40.5। अब ये ग्राम पर मिनट हो गया। ये पहला सॉल्यूशन हुआ, ठीक बात भाई, पहला सॉल्यूशन हो गया है। चल इसी में मैं दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ। अभी मैं ये छोटा हिस्सा मिटाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2? H2O2 का डिसअपीयरेंस का रेट, मतलब इसको रिलेट करना है जो दिया है उससे, ठीक है। और मैं अगर बोलूँ तो हो गया है सॉल्यूशन, मुझे और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जरा देखिए यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। कैसे, इन दोनों को रिलेट करूँ, अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, लेकिन मेरे पास क्या है, दोनों का रिलेशन मुझे सेम दिख रहा है। अगर ऐसा ऐसा काटता हूँ तो दोनों बराबर है, लेकिन मोल में बराबर है, ठीक है। तो DH2O2 का कहीं मोल में आया था, ये देखिए 9/4, तो इसका भी 9/4 मोल ही आएगा, मोल पर मिनट ही आएगा आंसर। क्यों, कैलकुलेशन सेम है भाई, आप देख लीजिए, इसका रेट और इसका रेट बराबर है मोल में, लेकिन ग्राम में अलग होगा। कैसे, 9/4 इंटू H2O2 का कितना होता है भाई, 17 दूनी 34, यहाँ H2O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 16 दूनी 32, और 32 और तो 34, ये लीजिए, और यहाँ से 17 और ये 2, तो 76.5 ग्राम पर मिनट, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बात, मेरे ख्याल से हो गया होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि जो ये दोनों रेट बराबर क्यों किया, वहाँ से उठाया सीधा 9/4 ही इसका होगा, क्यों, मोल में बराबर होगा लेकिन ग्राम में अलग होगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, एक का ये, एक का वो आंसर।